स्टोक्स लॉ में हमने ये समझा था कि जब छोटी छोटी स्पेयर्स किसी विस्कस मीडियम में से फॉल करते हैं तो विस्कस मीडियम उस मोशन का अपोज करता है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे स्पेयर्स की जो स्पीड होती है वो उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी एक्चुअल में बढ़नी चाहिए। अब जब मैंने लास्ट स्टोक्स लॉ का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने छोटे छोटी ड्रॉपलेट्स की बात करी थी। किसकी ड्रॉपलेट्स? रेन की ड्रॉपलेट्स। इन ड्रॉपलेट्स की स्पीड जब हमने कैलकुलेट करी थी तो 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड आई थी। पर इन रियलिटी कभी आपने एक्सपीरियंस करा 1000 मीटर पर सेकंड की रेन्स फॉल करती हैं? इन रियलिटी रेन की स्पीड हो जाती है ओनली 9 मीटर पर सेकंड। तो ये इतना रिडक्शन कैसे होता है? एक्चुअल में स्टोक्स लॉ में हम लोगों ने ये देखा था कि जब स्पेयर्स नीचे फॉल करते हैं तो ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम उनकी स्पीड कम होती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन स्पेयर्स की स्पीड को बढ़ा रहा होता है। जैसे कि यहां पे तुम लोग देख सकते हो, ये काम तब तक कंटिन्यू होता है जब तक ये स्पेयर एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे ना आ जाए, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आसान सी बात है। और इस टर्मिनल वेलोसिटी के पीछे मीडियम की बायंसी और मीडियम की विस्कोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2/9 ईटा। 2/9 डिनोमिनेटर में ईटा। ईटा क्या है? विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। रो माइनस सिग्मा इनटू जी। यहां पे रो होती है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ स्पेयर जो कि फॉल कर रहा है, और सिग्मा होता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच दैट स्पेयर इज फॉलिंग। राइट? सो मोरल ऑफ द स्टोरी, टर्मिनल वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से रेन ड्रॉप्स फॉल होती हैं। अब हम लोग इस टर्मिनल वेलोसिटी को डिराइव करने वाले हैं। हम लोगों ने ये मान लिया कि एक स्पेयर है और स्पेयर की रेडियस स्मॉल आर है। ये स्पेयर जिस मटेरियल से मिलकर बना है उसकी डेंसिटी रो है, और ये स्पेयर इस सिग्मा डेंसिटी वाले मीडियम से नीचे फॉल कर रहा है। और जब ये नीचे फॉल करेगा तो ऑब्वियसली उस फॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन की वजह से तो फॉल करेगा, सो दैट मींस इसका नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा। राइट? ऑन द अदर हैंड विस्कोसिटी की वजह से ऊपर की तरफ इसके ऊपर विस्कस फोर्स भी लग रहा है, और दूसरी बात जिस मीडियम में से ये फॉल कर रहा है वो एक फ्लूइड है, इसी वजह से इसके ऊपर अपथ्रस्ट भी लग रहा होगा। तो इस पूरे केस में 3 तरह के फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला, इस स्पेयर का वेट। तो अगर मैं यहीं पे सारे फोर्सेस एक बार लिख लूं और यहीं पे डिराइव कर दूं तो कितना अच्छा लगेगा डायग्राम के साथ में। तो फर्स्ट फोर्स है वेट ऑफ दिस स्पेयर। किसी भी बॉडी का वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैंने आपको सिर्फ ये 2 चीजें बोली हैं कि इसकी डेंसिटी रो है और इसकी रेडियस आर है, तो क्या हम इसका वेट निकाल सकते हैं? बड़ी आसानी से। ये एक स्पेयर है, स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है? रो। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या बन गया? इसका मास, और साथ में मल्टीप्लाई करवा दो जी, तो ये आ गया वेट। और ये फोर्स कहां लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। इजी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लगेगा, अपथ्रस्ट को मैं टी से रिप्रेजेंट करवा रहा हूं। अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट होता है द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। किसमें पढ़ा था? आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, कि जब भी किसी बॉडी को पार्शियली या इंटायरली किसी मीडियम में सबमर्ज या इमर्ज करते हैं तो उस मीडियम में बॉडी के जाने की वजह से कुछ फ्लूइड डिस्प्लेस होता है, और उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के ही वेट को हम लोग क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट। अब इस केस में हमें वो वॉल्यूम तो पता है जो मीडियम का डिस्प्लेस होगा। मीडियम का वो वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी। सो वॉल्यूम विल बी अगेन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, बट दिस टाइम द डेंसिटी विल बी टेकन एज सिग्मा, क्योंकि हम किसका वेट लेना चाहते हैं? इस फ्लूइड का वेट लेना चाहते हैं जो कि इतनी जगह से डिस्प्लेस हो रखा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? सिग्मा, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है अपथ्रस्ट, और ये कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। और यहां पे एक थर्ड फोर्स भी लग रहा है, दैट इज द विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने स्टोक्स लॉ में ही पढ़ा है, दैट इज F = 6 पाई ईटा आर वी। तो F = 6 पाई ईटा आर वी। तो कहानी में ट्विस्ट ये है, ये जो V है ना, इसके साथ में एक छोटा सा T भी लगा है, और इसको आपको पहचानना है। ये वही टर्मिनल वेलोसिटी है जिसे कि हम लोग ढूंढ रहे हैं।
अब जरा स्टोक्स लॉ याद करो, स्टोक्स लॉ में ये v वेलोसिटी क्या होती थी, जिस वेलोसिटी से वो स्फीयर ड्रॉप करता था, और यहां पे अब वो वेलोसिटी क्या हो चुकी है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम इसे तो ढूंढ रहे हैं। अभी टर्मिनल वेलोसिटी तब बनेगी जब ये सारे फोर्सेस आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ये विस्कस फोर्स भी ऊपर लग रहा है, अब थ्रस्ट भी ऊपर लग रहा है, बट वेट नीचे लग रहा है। और टर्मिनल वेलोसिटी बनने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि सारे वर्टिकल फोर्सेस आपस में इक्विलिब्रियम होने चाहिए। मतलब मैं लिख दूंगा Fy शुड इक्वल्स टू 0, द सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0। सो जो डाउनवर्ड्स फोर्स लग रहा है 4/3 पाई r क्यूब रो जी, ये किसके इक्वल होगा, 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी टी। अब क्या करना है, इसको सामने भेजते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके वीटी की वैल्यू निकालनी है। सो देखो 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। हमने क्या करा, सिर्फ ट्रांसपोजिंग करिए इन दोनों टर्म्स में से 4/3 पाई आर क्यूब और जी कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ रो माइनस सिग्मा। और ऑन दी लेफ्ट हैंड हमारे पास में है 6 पाई ईटा आर वी टी। हमें वी टी को छोड़ के बाकी सब कहां सेंड करना है, डिनोमिनेटर में। तो ये एक्सप्रेशन हमें क्या दे रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं हम इसे। देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, आर की एक पावर से आर की एक पावर कैंसिल हो रही है, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये 3 टाइम्स कैंसिल हुआ। सो फाइनल रिजल्ट विल बी 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा टाइम्स जी अपॉन ईटा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। आसान। अब एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। A solid metal ball is falling in a long liquid column and has attained a terminal velocity of 4 meters per second. What is the viscosity of the liquid if the radius of the metal ball is 5 centimeter and its density is 8050 kilogram per meter cube and the density of liquid is 1000 kilogram per meter cube and take small g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहचान सकते हो किस फ्लूइड में से ये मेटल बॉल गिर रही है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब ये स्फेरिकल बॉल वाटर में से गिर रही है। ठीक है। सो अ मेटल बॉल इज फॉलिंग इन द लिक्विड कॉलम हैज अटेन्ड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। टर्मिनल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, हमें लिक्विड की विस्कोसिटी निकालनी है। रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर एंड द डेंसिटी ऑफ दिस स्फेरिकल बॉल, देखो डेंसिटी इज 8050 ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके भी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। रेडियस को हम लोगों ने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लिया था, 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला था 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। बस हमें ईटा निकालना है, मतलब विस्कोसिटी निकालनी है। इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दो, तो ईटा इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन वी टी। क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर कितना, 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, रो माइनस सिग्मा, रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस मेटल बॉल, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ मेटल बॉल, -1000 अपॉन द टर्मिनल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो ईटा इज 9791.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, मतलब ईटा इज इक्वल्स टू 9.79 डेकापॉइस। सो ये है उस फ्लूइड की विस्कोसिटी।
आसान।